नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत की और आधुनिक भारत से 20 क्वेश्चन जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे और इनके साथ जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आपका रिवीजन भी चलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा इस सीरीज़ की, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको इनको अच्छे से सॉल्व करना है और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करना है। चलिए, पहला प्रश्न है आज का, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार के अंदर 1857 की क्रांति को लीड किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब आपको जो अन्य महत्वपूर्ण जगह हैं वहां पे किसने नेतृत्व किया उसको भी आपको रिवीजन करना है, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर पूछेगा बरेली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो खान बहादुर खान ने किया। ठीक है, तात्या टोपे जिनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर मैं बख्त खान की बात करूं तो इन्होंने दिल्ली के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। देखिए, दिल्ली में वैसे तो नेतृत्व किया था जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर ने, लेकिन अगर पूछेगा सैन्य नेतृत्व किसने किया, वो किया था बख्त खान ने। उसका नेतृत्व केवल नाम मात्र का था, वास्तविक नेतृत्व किसका था दिल्ली के अंदर? बख्त खान का। एक और चीज़, दो बातें और याद रखनी है आपको। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया? तो लखनऊ के अंदर बेगम हजरत महल ने किया और इलाहाबाद में यहाँ पे किया था लियाकत अली ने। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। तो आपका पूरा रिवीजन इस सीरीज़ के अंदर इसी तरीके से होगा। कल हमने भूगोल का किया था और आने वाले टाइम पे ऐसे ही हम इनको करते रहेंगे ताकि आपको एग्जाम में इसका फायदा ज़्यादा हो सके। दूसरा प्रश्न है आज का, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए, कौन से ऐसे पेशवा थे जो नाना साहब के नाम से जाने जाते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव। देखिए, बालाजी बाजीराव जो थे, इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो थे, ये तीसरे नंबर के पेशवा थे। ठीक है, कौन से क्रम के थे? ये तीसरे पेशवा थे। अब इनको लेकर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको देखेंगे। देखिए, बालाजी बाजीराव, एक तो आपने ये याद रखना है, इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट, आप जानते हैं 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठाओं और जो अहमद शाह अब्दाली था उसके बीच में। तो इस युद्ध के समय पेशवा कौन थे? तो उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अगर आप इनको लेके भी एक क्वेश्चन याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, पूछा जाता है कई बार कि कौन से पेशवा मस्तानी नामक महिला के साथ उनके संबंध थे, तो वो थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, और मराठा साम्राज्य के दूसरे संस्थापक किसे कहा जाता है? वो बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। ठीक है, ये दो भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना 1664 में की गई। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो इसकी स्थापना 1498 में की गई। मैं कंपनी की स्थापना की बात कर रहा हूं। ठीक है, कोठी की स्थापना की बात अभी नहीं कर रहे हैं हम। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इनकी स्थापना हुई 1600 में। डचों की बात करें तो डचों की जो कंपनी थी ये 1602 में स्थापित की गई। इन चारों का आपको याद रखना है। ठीक है, कोठियां अलग अलग हुई, जैसे पुर्तगाली कंपनी 98 में बनी, पहली कोठी इनकी 1503 में बनी। अंग्रेज़ों की पहली कोठी 1608 में बनी, डचों ने 1605 में और फ्रांसीसियों ने 64 में कंपनी बनाई और पहली कोठी 1668 में बनाई। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया था? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा ऐसा युद्ध था जो फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर गया भारत में? सही आंसर है ऑप्शन सी, वांडीवॉश का युद्ध। देखिए, वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेज़ों और भारत जो फ्रांसीसी थे इनके मध्य में लड़ा गया था 1760 में। सीधा साल पूछा जाता है, वांडीवॉश का युद्ध कब लड़ा गया? 1760 में। किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज़ों और फ्रांस के मध्य में। ठीक है, और इसका नतीजा क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी चुनौती थी भारत के अंदर वो समाप्त हो गई, ये सिमट के रह गए एक छोटे से क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
वांडीवॉश के युद्ध को लेकर दो बातें और याद रखनी है। हमने बात करी यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के मध्य में हुआ था, ठीक है। अंग्रेज कमांडर कौन था यहाँ पे, तो आयरकूट जो था उसके नेतृत्व में अंग्रेज लड़े, और फ्रांस की तरफ से लाली करके कोई इनका सेनापति था, इसके नेतृत्व में यहाँ पे फ्रांसीसी लड़े, ठीक है। वेदरा का युद्ध ये वांडीवॉश के युद्ध से 1 वर्ष पहले होता है, 1759 में अंग्रेजों और डचों के मध्य में, और इस युद्ध के बाद डचों का पतन हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था। देखिए इसको लेके एक प्रश्न हाल ही में पूछा भी गया था, आपने उसको जाना कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था उसको पेश किसने किया था, पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। समर्थन किसने किया था उसका, सरदार पटेल ने। लेकिन उसका अगर हम बात करें आलेख यानी कि जो प्रारूप था वो बनाया किसने था, सही आंसर है ऑप्शन बी, उसका जो प्रारूप था ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था इसको 14 जुलाई 1942 के कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में इसको पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इसको वहां पे रखा और 8 अगस्त को इसको पारित कर दिया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। अगला प्रश्न है भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था। बहुत बार यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के अंदर सिविल सेवाओं को शुरू करवाया था, ठीक है। तो सिविल सेवाओं का सूत्रपात करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसे ही भारत में नागरिक सेवक का जनक भी माना जाता है। तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं ये किसने आरंभ करवाई या किसके समय में आरंभ हुई, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी था इसके समय में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते थे इस परीक्षा के लिए, इस जो वैकेंसी थी इसके लिए, वो इसके शासनकाल में शुरू हुआ 1853 में, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित करी थी। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक और व्यवस्था है महलवाड़ी व्यवस्था, इनको लेके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलते हैं जो यहाँ से पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले रैयतवाड़ी की बात कर लेते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो इसको विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो थॉमस मनरो को जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो ये व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आपकी कलकत्ता में लागू नहीं हुई थी, ये मुख्यतः आपके मद्रास और बंबई के लिए बनाई गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो मुख्य हेडक्वार्टर था अंग्रेजों का कलकत्ता, वहां पर इसको लागू नहीं किया गया रैयतवाड़ी को। इसके अलावा 2 बात और याद रखनी है। विकसित हमने बात करी थॉमस मनरो ने, लेकिन थॉमस मनरो का इसमें एक साथी भी था, तो आपको साथी का नाम भी याद रखना है। वैसे मुख्य नाम इसी का पूछा जाता है, लेकिन बाय चांस अगर कभी साथी का नाम आ जाए तो अलेक्जेंडर रीड उसका नाम था, जो इसका साथी था इस व्यवस्था को विकसित करने में। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस व्यवस्था को मद्रास में कब लागू किया गया, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में मद्रास में लागू किया गया और उस समय वहाँ का गवर्नर थॉमस मनरो ही था। तो ये तो हमने बात करी रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। अब बात करेंगे महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। महलवाड़ी व्यवस्था की हम बात करते हैं तो इसका जो जनक है महलवाड़ी व्यवस्था का वो था होल्ट मैकेंजी, ठीक है। महलवाड़ी का जनक कौन है, होल्ट मैकेंजी है। और ये जो व्यवस्था थी इसको लागू किया गया 1822 में, ठीक है। औपचारिक रूप से इसको 1822 में लागू किया गया। ये चीज़ आपने ध्यान रखी, 1822 में लागू हो गई महलवाड़ी व्यवस्था। 1823 में इस व्यवस्था में कुछ सुधार किए गए और वो सुधार किन व्यक्तियों ने करे उनको लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो वो सुधार किसने करा, एक व्यक्ति का नाम था मार्टिन बर्ड और इसका साथी था जेम्स थॉमसन, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है अब उसको देखेंगे। इन दोनों ने इस व्यवस्था को, जो महलवाड़ी व्यवस्था थी, उसको और अच्छे से उसमें सुधार किया। इसीलिए मार्टिन बर्ड को, ठीक है, इसके साथी का नाम अभी छोड़ दीजिए, खाली इसके साथ आता है जेम्स थॉमसन। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो ये आपको प्रश्न याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया कि उसमें सुधार किसने किया, मार्टिन बर्ड ने। और बर्ड ने इसके अंदर इतना अच्छा सुधार किया कि जो महलवाड़ी व्यवस्था है इसको बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसी के नाम पर। चलिए नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट
पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए ये जो किताब है इंडियन अनरेस्ट, ये किसने लिखी है? सही आंसर है वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा यह लिखा गया है, इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, और वैलेंटाइन शिरोल ने ही भारतीय असंतोष का जनक किसको कहा? बाल गंगाधर तिलक को कहा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम जो सेट है उसको उठाइए, वहां पे आपको मिलेगा कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। कहा किसने था? वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या था? तो दादा भाई नौरोजी, जिनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इनके अनुसार स्वराज का अर्थ था आर्थिक स्वतंत्रता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी समय से, कुछ समय से लगे ये लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो स्वदेशी आंदोलन था, इसको जो आंध्र के डेल्टा इलाके हैं, जो दक्षिणी इलाके हैं आंध्र प्रदेश के या दक्षिण भारत के, वहाँ पर इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये नाम इसको देने का एक कारण था कि जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में, तो उस समय जो वंदे मातरम गीत था ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, उस समय बहुत ज़्यादा ये चर्चा में रहा। तो उस उधर के जो इलाके थे वहाँ पे इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया। अब वंदे मातरम का यहाँ पे नाम आया तो इसको लेके बात कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, इसको लिया कहाँ से गया है? तो इसको जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उनका एक उपन्यास है आनंद मठ, वहाँ से इसको लिया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता के अंदर, जिसके अध्यक्ष होते हैं रहीमतुल्लाह सयानी। तो इनकी अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया गया कांग्रेस की अधिवेशन में। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, सभी के सभी पॉइंट जो मैंने बताए क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो देखिए जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, इसकी स्थापना, इसका गठन किया गया 1936 में। किस स्थान पर किया गया? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में किया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए स्वामी सहजानंद। तो ये भी आपको याद रखना है, अध्यक्ष का नाम भी कई बार पूछ लेता है। अगला प्रश्न है गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्न में से कौन गया था? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे शुरुआती दौर में, और उनसे मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी गोखले को ही माना जाता है। अगला है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा से संबंधित, ठगी प्रथा का समापन किसने किया था? ठगी प्रथा को अंत किया था विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए ठगी प्रथा का अंत 1830 में विलियम बेंटिक ने किया। किसके सहयोग से किया उसका नाम पूछा जाता है, तो कर्नल स्लीमैन। ठीक है, कर्नल स्लीमैन के सहयोग से विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का अंत किया। उसी प्रकार जैसे 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा का अंत किया। ठीक है, तो दोनों प्रथाएं किसने खत्म करी? विलियम बेंटिक ने। 29 में सती प्रथा किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय। और 30 में ठगी प्रथा किसके सहयोग से? कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है। देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको हम कहते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो घेरे की नीति। घेरे की नीति किसने अपनाई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस नीति का पालन किया गया था। इस नीति के तहत वो एक अपना जोन बना लेता था, एक तरीके से बफर जोन बना लेता था कि इसके अंदर का जो भी चीज़ें हैं, इसके अंदर जो भी रियासत हैं, जो भी क्षेत्र हैं, वो सारे कंपनी के हैं। सबका ध्यान कौन रखेगा? कंपनी रखेगी। तो इस तरीके की जो नीति थी, सुरक्षा हो चाहे कोई भी चीज हो, पूरा जो क्षेत्र होगा वो पूरे घेरे के अंदर किसका होगा? कंपनी का होगा। ठीक है, तो ये नीति किसने अपनाई? वॉरेन हेस्टिंग ने। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्रदान किया था? देखिए कुछ दिन पहले हमने पूरा मराठा साम्राज्य को कवर किया था और वहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो कोहिनूर हीरा है रणजीत सिंह के पास कैसे पहुंचा, वो हमने वहां पे बात करी थी। ठीक है, तो रणजीत सिंह को यह हीरा शाह शुजा ने दिया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ये शाह शुजा कौन था? तो देखिए जो वो था अहमद शाह अब्दाली, उसका पोता था शाह शुजा। आप जानते हैं 1739 में भारत के ऊपर आक्रमण करता है नादिर शाह। नादिर शाह यहाँ से कोहिनूर हीरा लूट कर ले जाता है। नादिर शाह के मरने के बाद वहाँ का शासक बनता है अहमद शाह अब्दाली।
ठीक है। और जब अहमद शाह अब्दाली की भी मृत्यु हो जाती है, उसका पोता गद्दी पर बैठता है, ठीक है। जब इसका पोता गद्दी पर बैठता है तो इसको गद्दी से हटा दिया जाता है। इसको वापस गद्दी पर बैठाने में रणजीत सिंह ने इसकी मदद करी और इसने बदले में क्या दिया? कोहिनूर हीरा। बाद में जब 1849 में इसका विलय किया जाएगा पंजाब का अंग्रेजी शासन में, तो ये हीरा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किसको भेज दिया जाएगा? इंग्लैंड में महारानी को भेज दिया जाएगा। अगला है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया उस समय गवर्नर जनरल, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मराठा युद्ध के समय कौन थे, और जो हमारे आंग्ल युद्ध हो रहे थे, आंग्ल अलग अलग युद्ध हुए क्योंकि मैसूर के साथ हुए, मराठाओं के साथ हुए, सिखों के साथ हुए, तो गवर्नर पूछे जाते हैं। जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसकी अवधि अगर आपको पता है, आप बता देंगे कहाँ, इसके बीच में गवर्नर कौन था। ये वाला युद्ध 1780 से 1784 के बीच में हुआ और उस दौरान जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, वो था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये युद्ध प्रसिद्ध क्यों है? दो बातों के लिए प्रसिद्ध है। पहला, इसी युद्ध के दौरान 1782 में जो हैदर अली था, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, टीपू सुल्तान का पिता। तो उसकी मृत्यु कब हुई? 1782 में, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसको समाप्त करने के लिए एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं मंगलौर की संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, भारत के अंदर सहायक संधि का जो जनक माना जाता है वो डुप्ले को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वेलेज़ली ने इसका इस्तेमाल व्यापक स्तर पे किया, लेकिन वेलेज़ली से भी पहले इसका इस्तेमाल किसने किया था? डुप्ले ने किया था। ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉर्ड वेलेज़ली ने इसका प्रयोग किया और सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो था हैदराबाद, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 2 प्रश्न बनेंगे। जन्मदाता कौन है? डुप्ले। लेकिन अगर पूछेगा भारत में सहायक संधि का व्यापक इस्तेमाल किसने किया, तो वेलेज़ली ने किया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? देखिए, अंग्रेजों के द्वारा भारत के अंदर जो स्थायी बंदोबस्त, जिसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी आप कोई भी जो प्रैक्टिस सेट है, कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम सेट है, उनको उठा लीजिए, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो स्थायी बंदोबस्त था भारत के अंदर, ये 1793 में लागू किया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? उस समय था कॉर्नवालिस, ठीक है। तो कॉर्नवालिस के द्वारा इसको 1793 में लागू किया गया। क्या था इसके अंदर? तो इस जो स्थायी बंदोबस्त था, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि किसी भी खेती से जो भी आप उपज करेंगे, 90% हिस्सा किसका होगा? ये कंपनी का होगा, और 10% हिस्सा आप अपने पास रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट स्थायी बंदोबस्त को लेकर ही पूछा जाता है, भले ही इसको लागू किसने करवाया था? कॉर्नवालिस ने करवाया था, लेकिन पूछेगा स्थायी बंदोबस्त का जो पैटर्न था, फॉर्मूला था, जो ये पूरी योजना थी, ये किसकी थी? तो ये थी जॉन सोर की योजना थी, ठीक है। तो पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त का जो पैटर्न, एक तरीके से आप बोल सकते हो या फॉर्मूला बोल सकते हो, किसने बनाया था? जॉन सोर ने बनाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत बार पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु, इनका नाम था ऑप्शन बी CR दास। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। एक उपाधि तो ये है। दूसरी उपाधि, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के मध्य का सेतु किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है? ये भी राजा राम मोहन राय को। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। और इन्हीं को प्रथम आधुनिक पुरुष भी माना जाता है, ठीक है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है राजा राम मोहन राय को लेकर। एक और इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, आपको ऐसे ही 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से किस क्रांतिकारी की मृत्यु या किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु भारत के बाहर होती है? तो भारत के बाहर मृत्यु होती है राजा राम मोहन राय की, ठीक है। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी बनता है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि
अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो अकबर सेकंड था, इसी ने इनको राजा की उपाधि दी। इसी अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए, और वहीं पर इनकी मृत्यु होती है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आधुनिक भारत से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर भले ही यहाँ पे केवल 20 थे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के साथ जो हमने और अदर क्वेश्चन किए, उनसे जुड़ी हुई जो सारी बातों को हमने रिवाइज किया, ताकि आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ हो सके, उनको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे आपके 40 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही आप अपने जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहां पर कम से कम एक वीडियो का लिंक आप ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।